नमस्कार। हमारी आज की कहानी है आखिरी निर्णय। शकुंतला जी को बहुत देर से चाय की तलब लगी थी और दर्द के मारे सर फटा जा रहा था। उन्होंने कमरे से बाहर आकर देखा तो आज रसोई का ताला खुला हुआ था। शायद बहू जल्दबाजी में रसोई का ताला लगाना भूल गई थी। उन्होंने डरते डरते अपने लिए चाय बनाई और दो सूखी रोटी डिब्बे से निकालकर रसोई में फिर से उसी तरह अच्छे से साफ कर दी और तेज कदमों से अपने कमरे में जाकर चाय और सूखी रोटी जल्दी जल्दी खाने लगी। खाते खाते उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अभी दो घूंट भी अच्छे से नहीं मारे थे कि तभी अचानक उनके कमरे में बहू ने कदम रखा तो उन्होंने डर के मारे चाय और सूखी रोटी अपने पीछे छुपा ली। रेणु दनाते हुए आई और शकुंतला जी के कान को ऐंठते हुए बोली, बुढ़िया, तुझे क्या लगा था कि मैं 2-4 घंटे के लिए बाहर चली गई हूँ और तू कुछ भी बनाकर खाएगी? कितनी बार कहा है तुझे, इस घर में बस 2 टाइम का ही खाना मिलेगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे चाय बनाकर पीने की? कुसुम जी हाथ जोड़कर बोली, बहू, छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम ही बताओ, 2 रोटी में भला कैसे पेट भर सकता है? ऊपर से मेरा बेटा जो भी थोड़े बहुत पैसे देकर जाता है, वह तुम छीन लेती हो। रेणु चिल्लाकर बोली, चुप कर बुढ़िया, वरना तेरी इसी कमरे में ही कब्र बना दूंगी। समझी तू? बड़ी तलब लगी थी ना तुझे चाय पीने की? मैं पिलाती हूँ तुझे चाय। इतना कहकर सुनैना ने शकुंतला जी का जबरदस्ती मुंह खोलकर गरम चाय उनके मुंह पे पलट दी। शकुंतला जी एकदम से बिलबिला उठी। उन्होंने पास रखा पानी पीना चाहा तो रेणु ने उनके हाथ से पानी छीनकर फर्श पर फेंक दिया। बहू का ऐसा व्यवहार देखकर शकुंतला जी फूट फूट कर रोने लगी कि तभी अचानक अपने गाल पर पड़े चटाक की आवाज से रेणु सीधा फर्श पर जा गिरी। शकुंतला जी अपने बेटे को सामने देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उनके मुंह में पूरी तरह से छाले पड़े हुए थे। उन्हें देखकर अंकित का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह बाहर से बड़ा डंडा उठाकर लाया और 3-4 डंडे खींच खींच कर अपनी पत्नी की कमर पे रख दिए और बोला, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे बाद मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव करो। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिला, जो अब मेरी माँ के पीछे पड़ी हो। बस, बहुत हुआ। अब मेरी माँ और बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं और बेटों की तरह नहीं हूँ जो अपनी बीवी के लिए अपनी माँ को छोड़ दूंगा। अंकित ने जैसे ही दोबारा मारने के लिए डंडा उठाया, रेणु शकुंतला जी के पीछे जाकर छुप गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी, मुझे बचा लीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। शकुंतला जी को वह दिन याद आने लगे जब यही बहू उनको बीमार पति को खाना देने के लिए कई बार उन पर हाथ उठा देती थी। यहाँ तक कि कभी कभी ससुर पर भी वो हाथ छोड़ देती और बेचारे वो वह एक दिन सोचते सोचते शकुंतला जी अतीत की गलियों में खोती चली गई। अरे, अरे मम्मी जी, कहाँ चली? अभी घर का काम खत्म नहीं हुआ है। सुबह के लिए सब्जी काट कर जाइए। सुबह तो दीदी आपको मैं हिस्से में आने भी नहीं देंगे, तो क्या सारा काम मैं खुद करूंगी? याद रखिए, आपके और पापा जी की दवाइयों और अस्पतालों का खर्चा मेरे पति उठाते हैं। अगर बंद कर दूंगी तो खांसते खांसते एक दिन दोनों का दम निकल जाएगा। रेणु अपनी सास शकुंतला जी से कहती हैं। शकुंतला जी अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, बहू, ये हमें तुम दोनों बहनें कैसे दिन दिखा रही हो? हमने सोचा था एक ही घर में दोनों बहनें जेठानी देवरानी बनकर आओगी तो हमारे घर को स्वर्ग बना दोगी, पर तुम दोनों बहनों ने तो हमारे हंसते खेलते घर को 2 हिस्सों में बांट दिया। सच कहते हैं लोग, औरत घर बसाती है तो औरत ही घर उजाड़ती भी है। कितने लोगों ने कहा था, एक घर की दोनों बहनों को बहू मत बनाओ। मायके में दोनों बहनें हैं, पर जैसे ही देवरानी जेठानी बनेगी, घर में आग लगा देंगी। मेरी ही मती मारी गई थी। तभी शकुंतला जी की बड़ी बहू रेणु बोली, मम्मी जी, सोने के लिए इधर आएंगी या मैं दरवाजा बंद कर लूं? याद रखिए बाबूजी, दिन भर हमारे हिस्से में रहते हैं। खाना मिल गया है
तो आकर इन्हें दे दीजिए। बर्तन बजा बजाकर कान खराब कर दिया है बुड्ढे ने। मुंह चमकाते हुए रेणु वहां से अपने कमरे में चली गई। शकुंतला जी अपने लिए और अपने पति नंद किशोर जी के लिए खाना लेकर बड़ी बहू के हिस्से में चली गई और अपने अपाहिज पति को खाना खिलाते हुए रो रही थी। और वो दिन याद कर रही थी जब कुछ रिश्तेदारों के कहने पर दोनों बेटे अंकित और अमित की शादी एक ही घर की दोनों बहनों से कर दी थी। 6 महीने तो सब कुछ ठीक रहा। जैसे ही नंदकिशोर बाबू रिटायर्ड हुए और उनके पैसों के लिए दोनों बहनों में बहस होने लगी कि ससुर किसे कितना देंगे। बेचारे नंदकिशोर बाबू अपने हंसते खेलते घर में रोज रोज की कलह को देखकर बर्दाश्त ना कर सके और एक दिन उन्हें लकवा मार गया। और वो दिन और आज का दिन दोनों की दयनीय हालत हो गई, क्योंकि ये दोनों औरतें अपने पतियों के बस में भी नहीं थी। दीदी, तुम मेरी जेठानी क्या बनी? तुम तो बहुत बदल गई हो। मैं कह देती हूँ, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर सासू माँ से तुमने अपने घर के हिस्से का सुबह का काम करवाया है, तो रात में वो मेरे घर में काम तो करेंगी ही, क्योंकि रात का खाना तो मैं ही देती हूँ। ये क्या बात हुई? सास वो हम दोनों की हैं, फिर बस तुम्हें ही क्यों होगा? सोनी अपनी जेठानी बड़ी बहन से बोली। यूं तो वो दोनों बहनें थी और बहुत खुशकिस्मती कि दोनों एक ही घर में ब्याही गई। पर वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वैसे ही कुछ इन दोनों के साथ भी था। शादी के बाद घर, पैसे और देवरानी जेठानी के रुतबे ने दोनों की बुद्धि ही भ्रष्ट कर दी और दोनों का अहम बीच में आने लगा और खून के रिश्ते अपनी पहचान खो बैठे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटती थी। आए दिन की तू तू मैं अब बड़ी बड़ी लड़ाइयों में बदल गई थी और इन सब में बेचारे दोनों पति और उनके माता पिता पिसने लगे। देखते ही देखते नंद किशोर बाबू की हालत इतनी बिगड़ गई, अगर वह कुछ खाने को मांगते तो दोनों बहनें उन पर हाथ उठा देती। शकुंतला जी बेचारी अपने पति को पीटते हुए देखती तो उनकी आंखों से आंसू बह जाते। वह अपना और अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए कि एक दिन उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। बेचारी शकुंतला जी अपनी किस्मत को कोसती रही कि आखिर क्यों उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी इन दोनों लड़कियों से की। अब अंकित ने अमित के लिए अलग मकान देखना शुरू किया, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद दोनों ने शकुंतला जी का जीना हराम करके रखा था और शकुंतला जी उस मकान से दूर नहीं होना चाहती थी। तो वो अंकित के साथ रहने लगी। अंकित को अब घर की लड़ाइयों से इतना भय होने लगा कि उसे डर लग रहा था कि कहीं वो अपनी माँ को भी ना खो दे और यह छोटी छोटी लड़ाई कहीं किसी हादसे का रूप ना ले ले। पिता की मृत्यु के बाद तो अमित उसके लिए बेटे समान था और वहीं सोनी को वो बहू जैसा समझता था। जब कभी भी अंकित अगर उन दोनों का पक्ष लेता तो उसकी खुद की पत्नी उससे नाराज हो जाती थी। इन्हीं सब बातों से अंकित एक दिन दुखी होकर घर के बाहर अकेला बैठा था। शकुंतला जी वहां आई और बेटे के सर पर हाथ रख कर बोली, क्या बात है अंकित, तुम इतना परेशान क्यों हो? अंकित ने कहा, माँ मैं क्या करूं? अमित और सोनी के लिए जब भी कुछ सोचता हूँ तो रेनू मुझ पर पक्षपाती होने का दोष लगाती हैं। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? शकुंतला जी बोली, बेटा तुम दोनों भाइयों का प्रेम सदा बना रहे। अब इसके लिए अगर तुम्हें अपने भाई से अलग होना पड़े तो हो जाओ, कम से कम दोनों के रिश्ते खराब तो नहीं होंगे। माँ का सुझाव अंकित को सही लगा। उसने अपने भाई को एक मकान खरीद कर दे दिया और पत्नी से ये कहा कि भाई ने कुछ पैसे जमा किए थे और बैंक से लोन लेकर अपना घर खरीद लिया है। बस मैं घर का बड़ा इसलिए उसने मुझे सबके सामने अपने साथ अपने आगे रखा। रेनू बोली, अच्छा क्या ऐसी बात है? वैसे एक बात कहूँ, मम्मी जी को भी छोटी को ही दे देना चाहिए था। वैसे भी
मम्मी जी तो अब किसी काम की रही नहीं। पापा जी के जाने के बाद घर का एक काम इनसे नहीं होता है। बोझ बनकर रहेंगी। वैसे लोगों ने मकान कहाँ लिया है? बहुत दूर है उसका मकान। इतना कहते हुए अंकित की आवाज भर आई और वो कुछ बोल ही नहीं पाया और वह चुपचाप वहां से चला गया। समय बीता। अंकित किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। एक शाम शकुंतला जी बैठकर चाय पी रही थी। रेनू वहां आई और चाय का प्याला लेते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे चाय बनाने की? इसका मतलब जब मैं नहीं घर में रहती हूँ तो चोरी छिपे आप अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर खाती हैं। शकुंतला जी बोली, बहू, ये कैसी बात कर रही हो? मैं माँ हूँ। बिना बच्चों को खिलाए क्या कभी कुछ अच्छी चीज मुंह में डालती हूँ? तुम तो जानती हो, तुम मुझे रूखा सूखा जो भी खाने के लिए देती हो, उससे भी मैं पहले निकाल कर ईश्वर को देती हूँ, तभी कुछ खाती हूँ। और फिर रसोई में ज्यादातर तो तुम ताला लगा कर रखती हो, फिर मैं कैसे कुछ खा सकती हूँ? आज तक बिना तुमसे पूछे मैंने कुछ बनाया है जो आज बनाऊंगी? बहू, कुछ तो दया करो इस बूढ़ी सास पर। तुम्हारे मायके में भी तुम्हारी माँ है। सोचो, उनके साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार करे तो कैसा महसूस होगा? मैं सास हूँ, इसलिए तुम दोनों मेरे साथ इतना अत्याचार कर रही हो। मत करो बहू ऐसा। ईश्वर सब देख रहा है। इंसान जो जैसा करता है, इसी धरती पर उसे अपना फल भोग कर जाना पड़ता है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसा करें। रेनू बोली, चुप कर बुढ़िया। अपनी तुलना मेरी माँ से करती हैं। दोबारा कभी ऐसा कहा तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। बहुत दिन अपना राज चलाया, अब जैसा हम चाहेंगे वैसा ही रहना पड़ेगा। वरना याद रखो, किसी दिन तुम्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आएंगे और तुम्हारे बेटे तक को कानो कान खबर नहीं लगेगी। सोचो फिर कैसा लगेगा। इसलिए जितना कह रही हूँ उतना करो। और हाँ, एक बात बताओ, जब घर के गिने चुने छोटे मोटे कुछ काम करती हो तो कैसे आपके घुटनों में दर्द होने लगता है? और यहाँ मेरे पीठ पीछे खुद के लिए चाय बनाकर पी रही हैं। अब चाय पी ही ली तो एक काम कीजिए, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। तब तक धुले हुए कपड़ों को बाहर तार पर डालिए और रसोई में कुछ बर्तन है उसे धोकर रख दीजिए। मुझे दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी शकुंतला जी, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वो अपनी किस्मत को कोसने लगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या पाप किया था जो उन्हें ऐसी बहुएं मिली। बेटों की शादी के पहले कितने सपने देखे थे, दो बहू आएंगी तो बेटियों की कमी पूरी हो जाएंगी। जीवन भर तो घुटती रही, बहू आएगी तो दो पल का आराम मिलेगा, फिर चैन से जीऊंगी। पर सोचा हुआ कब सच होता है। जो मेरे साथ होगा, ईश्वर ने तो मेरे साथ ऐसा किया है कि मैं मरते दम तक भूल नहीं सकती। इतना कहकर वो रोने लगी और काम करने लगी। जब बेटा नहीं रहता था तो शकुंतला जी को ऐसी अनेक बातें सुननी ही पड़ती थी जिसे आम आदमी सोचकर भी कांप उठता है। शकुंतला जी अचानक ख्यालों से बाहर आई तो वह अपने बेटे से बोली, बेटा, रहने दे। मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे कि तू औरत पर हाथ उठाए। बहू माफी मांग रही है तो छोड़ दे। आज के बाद वह ऐसा नहीं करेगी। तुझे मेरी कसम है। माँ ने कसम दी तो इसलिए अंकित ने उस वक्त बात को सुन लिया। लेकिन रेनू इतनी जल्दी कहाँ सुधरने वाली थी। एक दिन जब वो इधर रेनू सहेली के साथ घूमते फिरते बगल वाले मोहल्ले में गई तो उसने जो देखा तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। आश्चर्य के साथ उसके पैरों की गर्मी दिमाग में चढ़ गई। उसकी सहेली बोली, क्या हुआ? अभी तक तो तुम ठीक थी, ऐसा क्या देख लिया जो गुस्से में तुम्हारा मुंह तवे की तरह लाल हो गया? रेनू बोली, वो देखो, उस घर में कौन है? उसकी सहेली बोली, अरे, यह तो तुम्हारी देवरानी है। तुम तो कहती थी वह बहुत दूर जाकर अब रहती हैं, तो तुम्हारे जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं करेगी।
फिर वह इस मोहल्ले में क्या कर रही हैं? रेनू बोली, जितनी हैरान तुम हो, मैं भी उतनी ही हैरान हूँ। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि यहाँ रह रही हैं। चलो ठीक, आखिरकार घुमा फिराकर सोनी का घर का पता मैंने लगा ही लिया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। रेनू गुस्से में लाल पीली होकर घर आई और जैसे ही पति काम से लौट कर आया, उस पर बरसते हुए बोली, आज तुम्हारी पोल खुल ही गई। ऐसे तो मेरे सामने बहुत अच्छे पति बनने का नाटक करते हो, मेरी पीठ पीछे अच्छा बेटा और अच्छे भाई बनने का फर्ज निभाते हो। अंकित आश्चर्य से उसे देख रहा था और बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। आदमी बाहर काम से घर लौटता है तो उसकी पत्नी चाय पानी पूछती है, पर तुम हो कि अपनी शक की टोकरी खोलकर बैठ गई। मौसम और काम की परेशानी से ऐसे ही मेरा दिमाग बहुत ज्यादा गर्म है। अब बताओ भी कि कहना क्या चाहती हो। वो आंखें दिखाते हुए बोली, तुमने तो कहा था देवर जी ने बहुत दूर में घर लिया है, पर वह तो इसी मोहल्ले में रहते हैं। तुम बड़े हो, तुम उन्हें मना नहीं कर सकते थे। अरे, इसी मोहल्ले में रहकर क्या हमारी छाती पर मूंग दलेंगे? और भाई, माँ से इतना ही लगाव है तो ले जाए अपनी बुढ़िया माँ को। मुझे नहीं चाहिए, ये बोझ मरती भी नहीं है। न जाने मुझे और कितने दिन इसे झेलना पड़ेगा। बाहर की गर्मी से अंकित वैसे ही परेशान था, ऊपर से पत्नी की कड़वी बातों ने उसे इतना परेशान कर दिया कि उसके सब्र का बांध टूट पड़ा और वो एक जोर का थप्पड़ लगाते हुए रेनू को बोला, बस, बहुत बर्दाश्त किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करने की? तुम दोनों की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। क्या इतने से तुम लोगों को शांति नहीं मिली? दोनों पति पत्नी में बहुत बहस होने लगी। शकुंतला जी को डर लगने लगा कि जो अंकित कभी एक शब्द नहीं कहता था, आज इतने गुस्से में कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। शकुंतला जी ने तुरंत अमित को फोन किया। दोनों पति पत्नी वहां आए। उन दोनों को देखकर रेणु और भड़क गई। सोनी बोली, हमें भी कुछ शौक नहीं था आपके घर पर आने का, वो तो मम्मी जी ने बुलाया, इसलिए हम भी तमाशा देखने आ गए। इस बात पर अमित ने सोनी को एक तमाचा जड़ दिया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम दोनों बहनों की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। सच कहते हैं लोग, औरत घर बसाती हैं और औरत ही घर उजाड़ती भी हैं। तुम दोनों को जब हमारी माँ ब्याह कर घर लाई थी तो सोचा था कि तुम लोग हमारे घर को बसाओगी, मेरा घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा। पर नहीं, तुम दोनों ने तो मेरे बसे बसाए घर को तिनकों की तरह उजाड़ दिया है। भैया, ऐसा करते हैं, इन दोनों को एक साथ इनके मायके भेज देते हैं। जब अपने बाप के सर पर बैठेंगी तब इन्हें पता चलेगा माँ बाप के दुख होते क्या हैं। आज तक तो यह लोग हमारे माँ बाप को दुख देती रही हैं, अब इन्हें भी तो पता चलना चाहिए। अंकित बोला, सही कहा तुमने अमित, इन लोगों की वजह से हम पहले ही पिता को खो चुके हैं, अब माँ को नहीं खोना चाहते। शकुंतला जी बोली, बेटा ये सब मत करो, सारी गलती इन दोनों बहनों की है, तो इसके पिता को क्यों दर्द दोगे, ये पाप होगा। अंकित बोला, सुन रही हो ना तुम लोगों ने हमारे माँ बाप के साथ कितना बुरा किया, मेरी माँ को इज्जत नहीं दी, पर आज भी मेरी माँ तुम्हारे परिवार, तुम्हारे पिता के बारे में सोच रही है। अरे कुछ तो शर्म करो। माँ, ये आपकी ममता और दया की पात्र बिल्कुल नहीं है, हम इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरा बेटा बोला, नहीं माँ, इन लोगों ने जब हमारे घर परिवार माँ बाप के बारे में नहीं सोचा तो हम क्यों सोचेंगे। सच कहता है अमित, जाने दो इन लोगों को उनके मायके। शकुंतला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसा पाप मत करो, मैंने तुम लोगों को ऐसे संस्कार नहीं दिए, और ये भी तो देखो कि ऐसा करने से तुम में और इन लोगों में क्या फर्क रह जाएगा। अंकित माँ की बात सुनकर गंभीर हो गया और बोला, हाँ अमित, हमारी माँ इस घर में रहती हैं तो हम दोनों साथ में रहेंगे, और तुम दोनों अगर एक साथ शांति से इस घर में नहीं रह सकती तो निकलो हमारे घर से, हमें नहीं चाहिए ऐसी पत्नियां,
हमारी माँ हमारे साथ है। हम अपने बच्चों को अपने दम पर पाल लेंगे। चली जाओ इस घर से। अंकित ने रेणु का सारा सामान निकाल कर फेंकना शुरू किया। अमित ने सोनी का हाथ पकड़ा और बोला, चलो तुम भी उस घर से अपना सारा सामान लो और जहां रहना है जा सकती हो। मेरी तरफ से तुम बिल्कुल आजाद हो, पर मैं उस घर में नहीं रहूंगा जहां मेरा परिवार न रहता हो। एक बीवी के लिए मैं अपने भाई और परिवार को छोड़ दूं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। दोनों बहनें एक दूसरे का मुंह देखने लगी और डर से उनकी हालत खराब हो गई कि अगर ये दोनों भाई जैसा बोल रहे हैं वैसा करें तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। फिर हमारे माँ बाप की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। यही सब सोचकर रेणु बोली, सोनी, अगर इन दोनों ने वापस हमें हमारे मायके भेज दिया तो बाबूजी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। सोनी बोली, हाँ दीदी, अब हम दोनों को पहले की तरह रहना पड़ेगा, वरना हमारे माँ बाप रोड पर आ जाएंगे। रोज रोज के झगड़े से मैं भी तंग आ गई हूँ। आपको याद है, मायके में हम कभी नहीं लड़ते थे, हर चीज आपस में बांटकर और खुश रहते थे। पर इस लालच ने तो हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट कर दी। चलिए, हम माफी मांग लेते हैं। दोनों ने शकुंतला जी के पैर पकड़ लिए और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और बोली, मम्मी जी, प्लीज आप ही समझाइए इन्हें। हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमें माफ कर दीजिए। शकुंतला जी ने बेटों को समझाया। बेटे ने कहा, आज के बाद अगर कभी इन लोगों ने अपना बर्ताव खराब किया तो वह इस घर में हम दोनों की आखिरी दिन होगा। अमित अपने भाई अंकित से बोला, भैया, देखा आपने, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। जब तक हम अच्छे पति बनकर रहे, ये लोग हमारे सर पर बैठकर तांडव करती रही, और जैसे ही हम इनकी तरह बने, देखो कैसे रास्ते पर आ गई हैं। इतना कहकर दोनों भाई गले लगे और एक बार फिर अपने माँ के साथ एक ही घर में रहने लगे। अंत भला तो सब भला, समय रहते सबकी बुद्धि ठीक हो गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को ऐसी और कहानियों के लिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।